हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी कॉमर्स क्लासेस। मैं मुस्कान गुप्ता, जहां पे आप सभी के लिए कॉमर्स के इजी एंड सिंपल कंसेप्ट लेके आती हूं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अकाउंटिंग एंड बेसिक प्रिंसिपल। चाहे आप क्लास 11, 12, बीकॉम, एमकॉम या चाहे किसी कॉमर्स के कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हैं। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, अकाउंटिंग क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उसके बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या है? अगर सिंपल टर्म्स में बोले तो अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है। किसकी लैंग्वेज है? तो बिजनेस की लैंग्वेज है। बिजनेस को कैसे समझे, कैसे बिजनेस से बातें करें, ये कौन बताएगा? तो अकाउंटिंग ही से पता चलेगा हमें। बिजनेस क्या कहना चाह रहा है, ये सब चीज़ें हम अकाउंटिंग से समझते हैं, इसलिए इसको बिजनेस का लैंग्वेज कहा गया है। सपोज़ कि एक दुकानदार है, दुकानदार ने अपनी दुकान से कुछ सामान बेचे हैं, उसने कितने सेल्स किए, उस सामान को बेचने से उसे क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, इस सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। आप क्या इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, आपने क्या चीज़ें खरीदी, क्या खर्चा किया, ये सब का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना ही अकाउंटिंग कहलाता है। अगर हम इसे प्रॉपर डिफिनीशन के टर्म में समझें तो अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रिटेट करना, एक सिस्टमेटिक तरीके से इस प्रोसेस को करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। आई होप कि अकाउंटिंग क्या होता है आप अभी तक समझ गए होंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य है, हम लोग क्यों बनाते हैं, क्या फ़ायदा है इसे बना के? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिकॉर्ड करता है हमारे ट्रांजेक्शन्स को। डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस, हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? जब हम लोग अकाउंटिंग करते रहेंगे, उसको रिकॉर्ड करते रहेंगे अपने ट्रांजेक्शन को, तो हमें पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में या लॉस हो रहा है। फिर हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगा? वो भी हमारे अकाउंटिंग से पता चलेगा। अगर आपको अपना प्रॉफिट लॉस पता है तभी ना आप बता सकते कि हाँ मेरी कंपनी ग्रो कर रही है या हम लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, जब जैसे स्टार्ट किया था वैसे ही है, कुछ चेंजेस नहीं है। तो ये सब कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग के थ्रू पता चलेगा। हमारे जितने भी लीगल रिकॉर्ड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब भी हमें कौन बताता है? अकाउंटिंग बताता है। ये हमारे फ्यूचर में होने वाले डिसीजंस, प्लान, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स को भी डिसाइड करता है। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव। ये सारी चीज़ें क्या है? उद्देश्य है अकाउंटिंग का। हम लोग इस पर्पस से अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अकाउंटिंग की। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का इतिहास, अकाउंटिंग की हिस्ट्री बहुत पुराना है, 5000 साल पुराना है, जहाँ से हम आज के एक डिजिटल अकाउंटिंग तक का सफ़र तय कर चुके हैं। हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग की जो शुरुआत है ना, वो मेसोपोटामिया, इजिप्ट और इंडिया में हुई थी। ट्रेड और टैक्स को रिकॉर्ड करने के लिए ये लोग क्ले टैबलेट्स का भी यूज करते थे। मॉडर्न टाइम की बात किया जाए तो लुका पिसियोली ने 1494 में हमें ये इंट्रोड्यूस करवाया था डबल एंट्री सिस्टम, जिन्होंने अपने बुक सुमा द अर्थमेटिकल में इन्होंने अकाउंटिंग टर्म का यूज़ किया था और इन्होंने ही डेबिट और क्रेडिट जैसे हमें सिस्टम बताए थे। इन्हीं को हम लोग फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? लुका पिसियोली। ठीक है, अगर हम एक ब्रीफ बताएं किस कब कब और किन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, तो एक ब्रीफ आपको मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 4000 BC में मेसोपोटामिया में लोग क्रेक से रिकॉर्ड करते थे। 600 BC में ग्रीक रोमन्स में कोडेक्स सिस्टम की यूज़ हुई थी। कौटिल्य अर्थशास्त्र जो इंडिया में हुई थी 300 BC में हुई थी। फिर द फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? लुका पिसियोली। इन्होंने हमें डबल एंट्री दिया था और यहीं से अकाउंटिंग की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई और इन्हीं को चेंज करके हम लोग आज डिजिटल अकाउंटिंग तक के सफ़र तक पहुँचे हैं। ठीक है, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमारे फैक्ट्रीज से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, जिसमें हम लोग मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स पढ़ते हैं। फिर अकाउंटिंग बॉडी, सॉफ्टवेयर और आज के डेट में हम लोग AI अकाउंटिंग सिस्टम्स को भी जानते हैं। अब हम लोग समझते हैं बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला, अकाउंटिंग क्या है? एक लैंग्वेज है। किसकी लैंग्वेज है? तो बिजनेस की लैंग्वेज है। तो जिस तरह हर लैंग्वेज का एक अपना ग्रामर होता है, अब हम हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं तो इन लैंग्वेज का भी एक ग्रामर है, एक रूल्स है, एक रेगुलेशंस है। तो उसी तरह अकाउंटिंग का भी
प्रिंसिपल समझ लीजिए, ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये एक ग्रामर है, एक ये इस लैंग्वेज बिजनेस लैंग्वेज का एक ग्रामर है जिसके कुछ रूल्स है, गाइडलाइंस है, ठीक है, जिससे हम अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे रिपोर्ट करते हैं, ये चीज़ हमें गाइड करता है। कौन गाइड करता है? तो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है, जैसे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, कॉस्ट प्रिंसिपल एंड सो ऑन। एक एक करके हम इन चीज़ों को समझते हैं कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग बेसिक और प्रिंसिपल में सबसे पहले बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल को जानते हैं। ये रूल हमें बताता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग हैं, ठीक है। ऑनर जो होते हैं वो बिजनेस से सेपरेट ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट बिजनेस कंसीडर ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर, यानी बिजनेस में किया गया इन्वेस्ट वो बिजनेस का पैसा होता है, ना कि ऑनर का पैसा होता है, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड सेपरेटली फ्रॉम द पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ ऑनर। सपोज कीजिए आप एक ऑनर है जिसने अपने बिजनेस में 50,000 इन्वेस्ट किया है, वो जो है वो 50,000 बिजनेस के पर्सपेक्टिव से वो ऑनर बिजनेस क्या समझेगा, वो ऑनर का लायबिलिटी है, वो ऑनर जो हमें पैसा दिया है वो एक लायबिलिटी के फॉर्म में लेगा। तो हम इस प्रिंसिपल से क्या समझते हैं, जो बिजनेस होता है और जो बिजनेसमैन होता है वो दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। फिर आता है हमारा सेकंड में मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये कहता है जो भी मॉनेटरी वैल्यू, जो भी मॉनेटरी टर्म्स में होगा वही बिजनेस में रिकॉर्ड होगा। आपके इमोशन, आपके हार्ड वर्क, आपका गुडविल, ये सब कुछ इंक्लूड नहीं होता है। जब तक वो मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है वो इंक्लूड नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा है, ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग, यानी जो भी मॉनेटरी टर्म में मेजर किया जा सकता है वही मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के तहत हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आता है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल ये कहता है, हम ये सोच के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं, जो बिजनेस है वो हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। इसी वजह से हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट्स को भी परचेस करते हैं। ये सोच के हम कभी बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं कि आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया वो कल या परसों में बंद हो जाएगा, नहीं। हम ये सोच के बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि हम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो लंबे समय तक चलेगा। जैसे सपोज़ कि आपने एक मशीन खरीदी है, लॉन्ग टर्म मशीन खरीदी है, क्या उस मशीन की वैल्यू आप रिकवर कर लेंगे 4 या 3 महीने में? नहीं, उस मशीन को रिकवर करने में 10 साल लगेंगे। तो ये क्या है, इमिडिएटली नहीं उसको रिकवर कर सकते। तो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल भी यही कहता है कि जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलता है और वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है। फिर आता है आपका कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल को हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं। कॉस्ट प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जो एसेट्स होता है, जो भी एसेट्स आप खरीदते हैं, जिस टाइम वो खरीदते हैं उस टाइम की जो उसकी प्राइस होती है वही हम अकाउंटिंग बुक्स में हम वही रिकॉर्ड करते हैं, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे सपोज़ आपने एक बिल्डिंग खरीदी है, आज के डेट में उस बिल्डिंग की प्राइस जो है वो 10 लाख रुपए है, पर कुछ आने वाले सालों में उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है, 25 लाख हो जाती है। तो आप अपने अकाउंटिंग बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेंगे, 10 लाख रुपए, क्योंकि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट जिस टाइम आपने वो एसेट को परचेज किया था उसकी कॉस्ट कितनी थी, 10 लाख रुपए थी, ठीक है। आज के डेट में वो 25 लाख है। तो हम लोग करेंट प्राइस यानी करेंट मार्केट वैल्यू नहीं लिखते, हम जब उस एसेट को परचेज करते हैं तब की वैल्यू को लिखते हैं, यानी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को जिसमें हम लोग ने खरीदा है। तो ये इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्रिंसिपल या हिस्टोरिकल कॉस्ट। कहीं कहीं आप इसको कॉस्ट कंसेप्ट के भी रूप में पढ़ते हैं। अब आता है एक्वायर प्रिंसिपल। एक्वायर प्रिंसिपल का मतलब ये होता है जब इनकम या एक्सपेंसेस को तभी रिकॉर्ड करना जब वो एक्चुअली में हो रहा है, ठीक है, ना कि तब जब पैसा आ रहा है। जैसे मैंने लिखा है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्न, नॉट व्हेन द कैश रिसीव्ड और पेड। यानी सपोज कीजिए कि आप जो हैं कहीं ट्यूशन पढ़ाते हैं, ठीक है। अब आप ट्यूशन पढ़ाते हैं तो आपका मंथ स्टार्ट हो जाता है अप्रैल से, पर आपको पेमेंट कब मिलता है, मई में। तो ये जो अप्रैल में आपने वो इनकम अर्न किया, तो आपका इनकम कब अर्न हुआ, अप्रैल में या मई में?
अप्रैल में अर्न हुआ, भले आपको कैश मई में मिल रहा है पर इनकम जो हुआ वो आप कब अर्न किए, अप्रैल में अर्न किए। तो ये क्या होता है, ये एक्वेल प्रिंसिपल यानी ये एक्वेल बेसिस पे होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा अकाउंटिंग में, एक्वेल बेसिस एंड कैश बेसिस। कैश बेसिस तब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जब हमारा पैसा आया या गया। जब पैसा आता है जाता है तो वो कैश बेसिस हो जाता है, पर जब हमारा इनकम या एक्सपेंसेस होता है वो एक्वेल बेसिस पे कराता है। ये अकाउंटिंग पीरियड का रियल और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है, इससे ये प्रिंसिपल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। आई होप कि आपको अकाउंटिंग क्या होता है, उसके पर्पस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हैं, हिस्ट्री क्या था, बेसिक प्रिंसिपल जो हमने अभी डिस्कस किए हैं वो 5 प्रिंसिपल आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट के वीडियो में हम बाकी 5 प्रिंसिपल को देखेंगे, गैप को समझेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने बाकी दोस्तों में। अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगे, और कमेंट बॉक्स में ही मुझे बताइएगा आने वाले वीडियो में किस टॉपिक पे बताऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।